डॉक्टर काशिफ ने मुस्कुराते हुए डॉक्टर तारिक की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, यार अब टल जाओ, तुम्हारी भाभी इंतजार कर रही है। तारिक ने शरारती अंदाज में पूछा, मेरा इंतजार क्यों? दूल्हा तुम बने हो, दुल्हन तुम्हारी है, तुम्हारा ही इंतजार कर रही होगी। अरे घामड़, अपना ही कह रहा हूँ। काशिफ ने उसके कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, चलो भागो यहाँ से। तारिक करा कर बोला, इतनी बेमुरवती, लगता है मैंने निकाह में गवाह बनकर गलती की है। तुम जैसे प्यारे दोस्त को अपने हाथों रेशम भाभी के हवाले कर दिया। इससे तो बेहतर था कि मैं खुद दूल्हा बन जाता। कम अज कम तुम इस तरह बेइज्जत करके तो घर से ना निकालते। उसकी बात पर काशिफ बेख्तियार हंस पड़ा। तारिक उसका बेहतरीन दोस्त था। दोनों ने इकट्ठे MBBS किया था। हाउस जॉब के बाद तारिक ने अपना क्लिनिक बना लिया और काशिफ अभी तक जिन्ना हॉस्पिटल में जॉब कर रहा था। रेशम से उसका तारुफ तारिक नहीं करवाया था। रेशम उसके पास नर्स की जॉब करने आई बेहद खूबसूरत दोशीज़ा थी। तारिक ने उसके घरेलू हालात सुनकर उसे अपने क्लिनिक में मुलाजिम रख लिया। रेशम के वालिदैन 3 बरस पहले लाहौर से साहिवाल जाते हुए ट्रैफिक एक्सीडेंट में मारे गए थे। उनके मरने के बाद रेशम के चचा ने रेशम की जिम्मेदारी उठाई, लेकिन रेशम ने चची के रवैये से तंग आकर तालीम छोड़ दी और नर्सिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया ताकि नर्स बनकर अपना बोझ खुद उठा सके। चचा ने चची की तरगीब पर लालच में आकर रेशम के वालिदैन के घर में रिहाइश इख्तियार कर ली और अपना घर बेचकर कारोबार में रुपया लगा दिया। लेकिन रेशम की शादी के बारे में उन दोनों ने कुछ ना सोचा, क्योंकि रेशम से छोटी उनकी अपनी 2 बेटियां थीं और उनके जहेज तैयार करने थे। दूसरा, उन्हें यह भी खदशा था कि रेशम की शादी कर दी तो अपने शौहर के मजबूर करने पर वो उनसे अपना घर वापस हासिल कर लेगी और कानूनी तौर पर उन्हें वो घर वापस करना पड़ेगा। रेशम ने 1 साल नर्सिंग कोर्स करने के बाद जॉब के लिए कोशिश की और आखिर तारिक के क्लिनिक में काम करने लगी। कुछ दिन बाद काशिफ तारिक से मिलने आया तो रेशम उसकी निगाहों में जैसे जच गई। फिर जब तारिक ने रेशम का उसे तारीफ कराया और उसके घरेलू हालात बताए तो काशिफ को उस सादा और मासूम सी लड़की से हमदर्दी हो गई। वो अपने दिल में उसके लिए कशिश महसूस करने लगा। चंद मुलाकातों के दौरान वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। रेशम और काशिफ की चाहत बढ़ते देखकर तारिक ने उन दोनों की शादी का मशवरा दिया। दोनों रज़ामंद थे। चुनाचे तारिक ने रेशम के चचा से मुलाकात करके रिश्ते की बात की। चाचा अपनी मजबूरियां बयान करने लगा कि उनके माली हालात अच्छे नहीं। उसने काफ़ी टाल मटोल की, लेकिन तारिक रेशम से सुन चुका था कि चाचा किस खदशे में पड़े हैं। उसने चाचा को तसल्ली दी कि वो रेशम की जायदाद के सिलसिले में उनसे कोई तकाजा नहीं करेगा, लेकिन चाचा ने यह कहकर बात ख़त्म कर दी कि अगर रेशम कोर्ट मैरिज कर ले तो वो कोई एतराज़ नहीं करेंगे। इस तरह उनके लिए जहेज़ और शादी के अखराजात का मसला नहीं होगा और बरादरी भी एतराज़ नहीं करेगी कि शादी में नहीं बुलाया। काशिफ की अपनी वालदा का इंतकाल हो चुका था। वालिद का रावलपिंडी में एक छोटा सा होटल था। बहन भाई थे नहीं, इसलिए उसने वालिद को फ़ोन पर रेशम के बारे में बताकर शादी की इजाज़त ले ली। कोर्ट से इजाज़त हासिल करने के बाद डॉक्टर तारिक के घर पर ही निकाह की रस्म अदा की गई, जिसमें काशिफ और तारिक के चंद दोस्तों के सिवा किसी को नहीं बुलाया गया। तारिक की बीवी ने रेशम को सजा संवार रहा था। खाने पीने में रात के 8 बज गए। तब तारिक के घर से रेशम की रुखसती हुई और तारिक उन्हें अपनी गाड़ी में यहाँ छोड़ने आया। नाजिमाबाद नंबर 1 का ये घर काशिफ ने 1 साल पहले ख़रीदा था और शादी से 2 दिन पहले इसकी आराइश करवाई गई थी। रेशम बेड पर अरोसी लिबास में बैठी बेताबी से काशिफ का इंतज़ार कर रही थी। वो काशिफ के शरीके हाथ बनकर बहुत खुश थी। अपने घर और खूबसूरत शौहर का अभी तक जो ख्वाब वो देखती रही थी, आज उसकी ताबीर उसके सामने थी। वो बेड, ड्राइंग रूम और टीवी लाउंज का ये खूबसूरत घर उसे जन्नत महसूस हो रहा था। उसने क्लॉक पर नजर डाली, 9 बज रहे थे। उसी लम्हे बाहर से गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आई तो उसने इत्मीनान का सांस लिया। डॉक्टर तारिक वहाँ से जा रहा था। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली थीं। उसके लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट फैल गई और उसने घूंघट में छुपा लिया चेहरा अपना। चंद लम्हों बाद बाहर से कदमों की आवाज़ें आईं तो उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। उसका शौहर, जिंदगी का साथी, चाहत के रंग भरने उसकी ज़िंदगी में आ रहा था। आहटें करीब आ गईं। फिर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनते ही उसने सर झुका लिया। डॉक्टर काशिफ उसके लिए अजनबी नहीं था और वो काफ़ी दिनों से एक दूसरे का बाहों का लम्स महसूस करते रहे थे, लेकिन इस वक्त एक फितरी शर्म उस पर गालिब थी और वो दुल्हनों की तरह सिमट कर रह गई। कमरे की फिजा में वो कदमों की हल्की हल्की चाप के साथ अपने दिल की धक धक भी सुन रही थी। वो नीची निगाहों से उसके मुतहर्रिक साए को देखती अपनी सांसों पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। फिर दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई तो उसका दिल धड़कने लगा।
दरवाज़ा बंद होने के बाद उसने साये को अपनी तरफ बढ़ता देखकर उसकी सांसें तेज हो गईं। वो करीब आकर रुका और उसके सामने बेड पर बैठ गया। वो घूंघट की ओट से उसके हाथ में डिबिया देख रही थी। वो जानती थी कि काशिफ पहले उसका हिनाई हाथ पकड़कर उसे शबे सुहाग की निशानी अंगूठी पहनाएगा, फिर उसके घूंघट उठाकर उसका दीदार करेगा और उसकी बंद आंखें पाकर कहेगा, रेशम डार्लिंग अपनी आंखें तो खोलो। और फिर ऐसे ही हुआ जैसा वह सोच रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर रेशम का हाथ बड़ी नरमी और प्यार से थाम कर अपनी तरफ किया, फिर डिबिया से निकाली हुई हीरे की अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी। आने वाले लम्हे के तस्वुर से रेशम ने आंखें बंद कर ली। उसी वक्त उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि जैसे अभी सीना फाड़कर दिल बाहर आ गिरेगा। अंगूठी पहनाने के बाद उसने रेशम का घूंघट उल्टा और उसकी ठोड़ी के नीचे हाथ देकर ऊपर उठाया और इंतहाई रोमांटिक अंदाज में बोला, रेशम डार्लिंग आंखें तो खोलो। रेशम के जहन में एक धमाका सा हुआ और उसने घबरा कर आंखें खोल दी। उस पर निगाह पड़ते ही उसके हलक से खौफजदा चीख निकल गई। उसके सामने दूल्हा बैठा था, लेकिन वो काशिफ नहीं था। उसके चेहरे पर चीचक के पुराने निशानात थे, जल्द स्याही माइल थी और नाक अजीब सी थी, जबकि सर पर एक बाल भी नहीं था, लेकिन मूछें घनी और सफ़ेद थीं जो उसे कम से कम 50 बरस का जाहिर कर रही थीं। उसकी आंखें शराबियों की तरह सुर्ख थीं, जिनसे सफाकी बेपनाह झलक रही थी। गले में फूलों और करेंसी नोटों के हार थे और उसने सफ़ेद अचकन के साथ पाजामा पहन रखा था। क्या बात है जान, डर गई हो? वो उसके हाथ को सहलाता हुआ बोला। तुम हो कौन? वो एकदम अपना हाथ उसके हाथ से खींचती हुई बोली, तुम्हारा दूल्हा, बल्कि इस घर में आने वाली हर दुल्हन का दूल्हा। वो मुस्कुराता हुआ बोला। उसने दोबारा रेशम का हाथ पकड़ लिया। आओ हम अपनी रात का आगाज करें। इसके साथ ही उसने रेशम को अपनी तरफ खींचा। रेशम के हलक घुटी घुटी सी चीख निकली और वो होशो हवास से बेगानी हो गई। इंजन स्टार्ट करके तारिक ने शरारत भरे लहजे में करीब खड़े काशिफ की तरफ देखा, जो मसनूई गुस्से से उसे घूर रहा था। अरे यार, मुंह क्यों बिगाड़ रहे हो? इस हालत में दुल्हन के पास गए तो वो डर जाएगी और तुम सारी रात करवटें बदलते रहोगे। काशिफ बेसाख्ता हंस पड़ा। बस चले जाओ, वरना अभी तुम्हारी बेगम को फ़ोन करता हूँ कि वो आकर तुम्हें नकेल से पकड़ कर ले जाए। अरे भाई, मैं ऊँट तो नहीं जो मेरी बेगम मुझे नकेल डालेगी। अलबत्ता तुम्हारी बुरी तरह खबर लेगी कि दुल्हन को अकेला छोड़कर बाहर खड़े हो। काशिफ ने जिद होकर कहा, अरे भाई, तुम जान छोड़ोगे तो उसके पास जाऊंगा ना। खफा क्यों होते हो यार, जा तो रहा हूँ। तारिक ने हंस कर कहा। काशिफ भी मुस्कुरा दिया। इस तरह स्लो मोशन में जाओगे तो सुबह हो जाओगी। अरे हाँ, तारिक एकदम चौंका। वलीमे के लिए घर इंतजाम करोगे या होटल में? अरे भाई, तुम ही ने सब कुछ करना है, मेरे पास तो इतना वक्त नहीं। अच्छा, रेशम भाभी के लिए तो वक्त है ना तुम्हारे पास, तारिक ने कहा। अगर तुम जान छोड़ोगे नहीं तो वो वक्त भी नहीं रहेगा, काशिफ ने हंसते हुए कहा। खैर यार, जा तो रहा हूँ, तुम भी क्या याद करोगे कि किस सखी से पाला पड़ा है। ये कहकर तारिक ने गियर लगा दिया और उसने इत्मीनान का सांस लिया। तारिक ने जाते जाते भी 5 मिनट ज़ाया कर दिए थे। काशिफ ने सहन का दरवाजे को लॉक किया और पलटकर कमरे की तरफ बढ़ने लगा जिसमें उसकी दुल्हन रेशम मौजूद थी। मगर कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर झांकते ही उसके हलक से एक बेसाख्ता तहीर आमेज आवाज़ खारिज हो गई। रेशम बेड पर बेसुध पड़ी थी। वो तेज़ी से अंदर आया। रेशम का एक बाजू बेड से नीचे लटक रहा था और वो तकरीबन मुंह के बल पड़ी थी। काशिफ परेशान होकर रह गया। शायद वो बैठे बैठे सो गई थी, लेकिन जब उसने रेशम को सीधा किया और रेशम की आंख ना खुली तो काशिफ समझ गया कि वो बेहोश है। उसने जल्दी से मेज़ पर रखा पानी का जग उठाया और उसके मुंह पर छींटे मारे। इस वक्त घर में कोई ऐसी दवा मौजूद नहीं थी जिससे वो रेशम को होश में लाता। वो परेशानी के आलम में टहलता रेशम के होश में आने का इंतज़ार करने लगा। उसे हैरत थी कि रेशम बेहोश कैसे हुई। तकरीबन 5 मिनट बाद रेशम के जिस्म में हरकत पैदा हुई और वो तेज़ी से उसके करीब बैठकर अपनी तरफ मुतवज्जो करने लगा। रेशम की आंखों में हरकत हुई और आंखें खोलकर छत की तरफ देखने लगी। उसने रेशम का नरम हाथ अपने हाथ में लिया और कहने लगा, रेशम डार्लिंग। उसकी बात सुनते ही रेशम ने चीख मारी और दोनों हाथों में चेहरा छुपा लिया। काशिफ बुखला गया। क्या हुआ मेरी जान, तुम ठीक तो हो? काशिफ ने तेजी से कहा। रेशम का बदन कांप रहा था। उसके मुंह से सहमी सहमी आवाज़ निकली, तुम काशिफ हो ना? अरे हाँ भाई, मेरे सिवा कौन हो सकता है तुम्हारे करीब? काशिफ उसके चेहरे से हाथ हटाते हुए हंसकर बोला। रेशम ने उसकी तरफ देखा, फिर एकदम उठकर इधर उधर देखने लगी। वो चला गया। अरे भाई कौन? यहाँ तो मेरे सिवा कोई नहीं। डॉक्टर तारिक तो बाहर से ही चला गया है। वो उसकी आगोश में सिमट गई, कहने लगी, नहीं, वो आया था, उसने मुझे अंगूठी पहनाई।
काशिफ ने उसके हाथों को देखते हुए कहा, इनमें तो कोई अंगूठी नहीं। रेशम ने तेजी से अपने हाथों पर निगाह डाली और उसका चेहरा खौफ से जर्द पड़ गया। रेशम को खौफजदा देखकर काशिफ ने उसके कंधे थपथपाए और मुस्कुराता हुआ बोला, यकीनन तुम मेरा इंतजार करते करते सो गई थी और ख्वाब। नहीं काशिफ, मैं जाग रही थी। वो उसकी बात काट कर बोली, मैंने तारिक की गाड़ी का इंजन स्टार्ट होने की आवाज़ सुनी और ख्याल कर रही थी कि अब तुम अंदर आओगे। वो उसे तफसील बताने लगी। जब उसने मुझे अपनी तरफ खींचा तो मेरे मुंह से चीख निकली और उसके बाद मुझे कुछ होश न रहा। अरे भाई कमाल है, तुम्हारी चीख मुझे क्यों ना सुनाई दी? काशिफ हैरत से बोला, फिर अगर ये ख्वाब नहीं था तो हीरे की वो अंगूठी कहाँ गई जो उस बदसूरत आदमी ने तुम्हें पहनाई थी? वो अपनी उस उंगली को देखते हुई बोली, ये बात मेरी समझ से बाहर है कि इस उंगली में उस अजनबी दूल्हे ने अंगूठी पहनाई थी। अरे भाई, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि तुमने ख्वाब देखा और डर के मारे बेहोश हो गई। काशिफ ने मुस्कुराकर कहा, नहीं काशिफ, ये ख्वाब नहीं था। मैंने बाहर से आते कदमों की आहटें सुनकर समझा कि तुम आ रहे हो। फिर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर मैंने सर झुका लिया। मुझे पता था कि घर में तुम्हारे सिवा कोई नहीं। वो बेड पर आ बैठा। उसके हाथ में अंगूठी की सुनहरी डिबिया मुझे दिखाई दी तो खुशी से मेरी धड़कनें बेतरतीब होने लगीं और मैंने आंखें बंद कर ली। उसने मेरी अंगुली में अंगूठी पहनाकर मेरे चेहरे से घूंघट हटाया और मेरी ठोड़ी पकड़कर मुझे आंखें खोलने को कहा। तब मुझे एहसास हुआ कि वो आवाज़ तुम्हारी नहीं थी। मैंने एकदम आंखें खोलकर उसे देखा और मुझ पर खौफ छा गया। काशिफ जेब से डिबिया निकालकर बोला, खैर इस मसले पर सुबह बात करेंगे, तुम अपना जहन साफ कर लो। ये अरमानों और चाहतों की रात है, दायमी अहदो पैमान करने की रात। इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। मगर उसने डिबिया खोली और दूसरे ही लम्हे उसे हैरत का झटका लगा। डिबिया खाली थी। वो परेशान होकर रेशम की तरफ देखने लगा। क्या हुआ डियर, क्या खाली डिबिया ले आए हो खाना पूरी के लिए? रेशम ने मुस्कुराकर कहा। वो तेजी से बोला, नहीं मेरी जान, जब तारिक के घर से चलने लगे थे तो उसी वक्त उसकी बेगम ने मुझे ये बख्श दिया था और मैंने इसमें अंगूठी अपनी आंखों से देखी थी। शायद रास्ते में कहीं गिर गई हो या सीट पर बैठते वक्त जेब से निकल गई हो। रेशम ने इम्कान जाहिर किया। ये कैसे मुमकिन है कि डिबिया जेब में हो और इसमें से अंगूठी निकलकर बाहर जा गिरी हो? काशिफ परेशान होकर बोला, हो सकता है रुखसत होते वक्त गले मिलते किसी दोस्त ने शरारत की हो और डिबिया। हाँ, काशिफ तेजी से बोला, ये हो सकता है कि डिबिया निकालकर और खाली करके जेब में वापस डाल दी गई हो। रेशम ने मुस्कुराते हुए कहा, यह शरारत अच्छी नहीं थी, वो अब नॉर्मल हो चुकी थी। कोई बात नहीं, दोस्तों में सब चलता है। काशिफ ने हंसते हुए उसे अपने बाजुओं में ले लिया। जिसने भी निकाली है शरारत से निकाली होगी, कल वापस कर देगा। एक अंगूठी की खातिर हम जिंदगी की अहम रात क्यों खराब करें? ओ ठहरो तो डियर, अपनी इस भारी अचकन से तो निजात हासिल करो। रेशम ने कसमसाकर कहा, सॉरी डार्लिंग, तुम्हें पाने की खुशी में कुछ याद ही नहीं रहता कि इसे उतारना है। वो हंसते हुए बोला। फिर उसने बेड से उठकर अचकन उतारी और दीवार के पास आकर हैंगर पर लटकाई ही थी कि एकदम कमरे में अंधेरा छा गया। ओह, ये क्या हो गया? रेशम ने तेजी से पूछा। शायद बिजली फेल हो गई, बाहर भी अंधेरा है, काशिफ की आवाज़ सुनाई दी। मैं किचन से मोमबत्ती लाता हूँ, तुम इतनी में अपने लिबास से आज़ादी हासिल कर लो। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। रेशम मुस्कुराई और अपने भारी अरूसी लिबास से निजात हासिल करके बेड पर दराज हो गई। ठीक उसी लम्हे उसे अपने पैरों की जानिब दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी और वो एकदम चीख उठी। दो खौफनाक आंखें अंधेरे में बलौर की मानंद चमक रही थीं और उनसे बेपनाह दरिंदगी टपक रही थी। रेशम की खौफजदा चीख के जवाब में वो आंखें तेज़ी से आगे बढ़ीं और उसके सीने से 1 फुट की बुलंदी पर रुक गईं। रेशम दहशत की शिद्दत से घिघियाने लगी। घबराओ नहीं दुल्हन, मैं तुम्हारे लिए कोई गैर तो नहीं हूँ, उसे हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। रेशम का खौफ से हलक खुश्क होने लगा। ये आवाज़ उसी चीचक ज़दा चेहरे वाले आदमी की थी जो थोड़ी देर पहले दुल्हा बनकर आया था। उसने दोबारा चीखने की कोशिश की मगर उसकी आवाज़ हलक में ही फंस कर रह गई और उस पर गशी सी तारी होती चली गई। चंद लम्हों बाद किसी ने उसे झिंझोड़ा तो उसने आंखें खोल दी। कमरे में रोशनी थी और काशिफ करीब बैठा उसकी तरफ मुस्कुरा रहा था। क्या बात है जान, इतनी जल्दी सो गई? अरे नहीं तो, वो चारों तरफ सर घुमाकर देखने लगी लेकिन वो खौफनाक आंखें कहीं नजर न आई। काशिफ कहने लगा, मोमबत्ती तलाश कर रहा था लेकिन अचानक लाइट आ गई, इसलिए वापस चला आया। मगर तुम डर क्यों रही हो? रेशम खौफ से हगलाते हुए बोली। वो खौफनाक आंखें? क्या मतलब, कौन सी आंखें? काशिफ ने हैरत से इधर उधर देखते हुए कहा। उसी आदमी की आंखें। वो उसकी बाहों में सिमटती हुई खौफजदा होकर बोली। वो फिर आया था काशिफ, मगर उसकी सिर्फ आंखें दिखाई दी, खौफनाक और सफाक आंखें। क्या तुमने मेरी चीख नहीं सुनी?
काशिफ हंस कर बोला, क्यों मजाक करती हो डार्लिंग? क्या तुम मेरी बहादुरी का इम्तिहान लेना चाहती हो? नहीं काशिफ, अल्लाह जानता है मैं सच कह रही हूँ। यकीन करो ये मकान आसेब ज़दा है। इस पर काशिफ बेख्तियार हंसने लगा। अब मुझे यकीन हो चला है कि तुम जागते में डरावने ख्वाब देखती हो। मैं पिछले 1 साल से यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई आसेब दिखाई नहीं दिया और ना ही कभी डर लगा। ओ तो फिर मुझे वो आदमी क्यों नजर आता है? रेशम ने दोनों हाथों से सर थाम लिया। कह रहा था कि मैं कोई गैर आदमी तो नहीं। अरे भाई, असल में ये जगह तुम्हारे लिए नई है, काशिफ ने मुस्कुराते हुए कहा। अजनबी जगह पर अक्सर लोग डर जाते हैं। रेशम सोचती हुई बोली, हो सकता है ऐसा हो। बहरहाल अब तुम कहीं मत जाना ताकि मुझे वो दोबारा दिखाई ना दे। अरे अब मैंने कहाँ जाना है, वो उसके चेहरे पर झुकता हुआ बोला। अब तो दिल के अरमान निकालने का वक्त है। ठीक उसी लम्हे एकदम बिल्ली चीखी और रेशम बेख्तियार चीख कर काशिफ से लिपट गई। अरे अरे, वो बुखला कर उसके कांपते वजूद को समेटता हुआ बोला। बिल्ली से डर गई? बहुत डरपोक हो तुम। क्या तुमने बिल्ली पाल रखी है? वो खौफ से चीख कर बोली। पालने की क्या जरूरत है, मोहल्ले में बेशुमार बिल्लियां हैं जो खाने पीने की तलाश में रातों को घरों में घुस आती हैं। बिल्ली की आवाज़ अब भी आ रही थी जैसे रो रही हो, और ये आवाज़ रोशनदान से आ रही थी। शायद बिल्ली छत पर मौजूद थी। फिर दूसरी बिल्ली के रोने और खरखराने की आवाज़ सुनाई दी जैसे वो एक दूसरे पर गुर्रा रही हों। काशिफ, रेशम के मुंह से सहमी हुई आवाज़ निकली, इन्हें भगाओ वरना मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। काशिफ ने उसके सीने पर हाथ रखा। रेशम का दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो दहशत ज़दा थी और उसका बदन सर्दी लगे मरीज की तरह कांप रहा था। इस हालत में सुहाग रात का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। बिल्लियां अब गुर्राती हुई छत पर दौड़ रही थी। काशिफ ने नरमी से रेशम को खुद से अलग करते हुए कहा, अच्छा मैं इन्हें भगाता हूँ। वो बेड से उठा और दरवाज़ा खोलकर निकल गया। रेशम ने जल्दी से चादर उठाकर ओढ़ी और उसमें चेहरा छुपा लिया। काशिफ के दूर जाते ही कदमों की आहटें बतदरीज खत्म हो गईं। शायद छत पर जाने वाले सीढ़ियां इमारत के आखिरी सिरे पर थीं। रेशम पहली बार यहाँ आई थी, इसलिए घर की लोकेशन के बारे में उसे कुछ मालूम नहीं था। तारिक और काशिफ उसे गाड़ी से उतारकर सीधा उसी कमरे में लाए थे। दूसरा कमरा मुत्तसिल था और दोनों कमरों के दरमियान दरवाजे पर रेशमी पर्दा झूल रहा था। रेशम के ख्याल में वो ड्राइंग रूम था। दफतन उसी दरवाजे की तरफ से कोई चीज़ फर्श पर गिरने की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। रेशम ने बेख्तियार उस तरफ देखा, लेकिन दरवाजे पर फैले पर्दों के वजह से दूसरी तरफ का मंजर दिखाई न दिया। वो पर्दे से निगाहें हटाने लगी थी कि अचानक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। वो किसी लड़की की आवाज़ थी। वो कराहट सुनते ही रेशम बेख्तियार उछल पड़ी। उसके साथ ही पर्दे में हरकत हुई और चटाख की आवाज़ के साथ घुटी घुटी चीख बुलंद हुई। चीख सुनते ही रेशम एकदम उछलकर बेड से उतरी और दरवाजे की तरफ चीखती हुई दौड़ी। काशिफ! ठीक उसी लम्हे अंधेरा फैल गया और वो बंद दरवाजे से टकरा गई। अंधेरा फैलते ही उस पर दहशत तारी हो गई। इसी लम्हे किसी ने उसका पीछे से हाथ पकड़कर खींचा और वो बिस्तर पर गिरी। भागना फजूल है दुल्हन जी। चिचक ज़दा शख्स की आवाज़ हल्की मगर दरिंदगी से भरपूर सुनाई दी। ये रात मेरे और तुम्हारे अरमानों की रात है, आओ हम इस रात को अमर कर दें। उस चिचक ज़दा आदमी की आवाज़ सुनाई दी तो रेशम के हलक से दहशत ज़दा चीख निकली, नहीं। ठीक उसी लम्हे बाहर दौड़ते कदमों की आवाज़ें सुनाई दी और कमरे में रोशनी फैल गई। ये देखकर रेशम की आंखें पथरा गईं कि वो बेड पर अकेली थी। उसके साथ उस पर बेहोशी तारी हो गई। कुछ लम्हों के बाद काशिफ अंदर दाखिल हुआ। रेशम को बेसुध पड़ा देखकर वो एक लम्हे के लिए ठिठका और फिर आगे बढ़ा। रेशम को हिलाकर देखा, फिर उसकी नब्ज और सीने की धड़कन चेक की और गहरा सांस लेकर बैठ गया। उसकी समझ में कुछ बात नहीं आ रही थी कि रेशम का बार बार खौफ से बेहोश होना हैरान कुन था। वो तो बिल्लियों को भगाने छत पर गया था, वहां तो एक भी बिल्ली नहीं थी। फिर रेशम की चीख सुनकर वो वापस दौड़ा, मगर रेशम बेहोश पड़ी थी। न जाने अब उसने क्या देख लिया जिससे डर कर वो बेहोश हो गई। चंद लम्हों बाद वो रेशम को होश में लाने की कोशिश करने लगा। इस बार उसे जल्द होश आ गया। ओ काशिफ! वो बेख्तियार उसके सीने से लगकर रोने लगी। ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ जान, तुम चीखी क्यों थी? रेशम को काशिफ ने नरमी से पूछा। इस कमरे में है क्या? उसने दरमियानी दरवाजे की तरफ इशारा किया। भाई ड्राइंग रूम है, सोफे, मेज़, टीवी वगैरह। काशिफ ने पूछा। क्या तुमने नहीं देखा वो कमरा? नहीं, मुझे लगता है वहाँ कोई औरत है, रेशम ने खौफजदा लहजे में कहा। औरत? काशिफ ने हैरत से पूछा। नहीं तो तुमसे किसने कहा? मैंने खुद उसकी आवाज़ सुनी। वो किसी तकलीफ में थी, उसकी कराहट सुनाई दी। फिर थप्पड़ मारने की आवाज़ आई। काशिफ उठा, उसने आगे बढ़कर पर्दा हटाया।
उधर का दरवाज़ा बंद था। उसने दरवाज़ा खोला, अंदर लाइट चल रही थी। उसने अंदर झांका, ड्राइंग रूम में कोई नहीं था और उसका बाहर को खुलने वाला दरवाज़ा भी बंद था। उसने पलट कर रेशम से कहा, आओ यहाँ आकर देखो, यहाँ तो कोई नहीं। रेशम बदन पर चादर लपेटती बिस्तर से उठकर उसके करीब आई और ड्राइंग रूम में झांका। काशिफ ने मुस्कुराते हुए उसकी पुश्त पर हाथ रखा और बोला, अब तो तुम्हारी तसल्ली हो गई, अब अपने जहन से खौफ को निकाल दो। मैं सच कह रही हूँ काशिफ, जब उस औरत या लड़की को थप्पड़ मारा गया तो वो चीखी थी, फिर वो खामोश हो गई। अच्छा फिर क्या हुआ बोलो, काशिफ ने पूछा। रेशम बोली, मैंने डर कर तुम्हें पुकारा और दरवाजे की तरफ दौड़ी, मगर एकदम लाइट ऑफ हो गई और किसी ने मेरा हाथ खींचकर बिस्तर पर फेंका। फिर उसी आदमी की आवाज़ सुनाई दी, वो मेरी इज्जत के दर पे है काशिफ, मेरे साथ रात गुजारना चाहता है। काशिफ को हैरत का झटका लगा। क्या? हाँ डियर, उसने कहा कि भागना फजूल है दुल्हन, ये रात हमारे अरमानों की रात है, आओ हम इसको अमर कर दें। उसकी बात सुनकर काशिफ परेशान हो गया। अगर रेशम का बयान दुरुस्त था तो ये वाकई कोई असेबी चक्कर था। इस मकान में वो साल भर से अकेला रहता था, लेकिन आज तक उसके साथ तो कोई ऐसा गैर मामूली वाक़या पेश नहीं आया, और ना ही वो मेडिकली तौर पर आसेब जैसी चीज़ों पर यकीन रखता था, इसलिए कभी उसे डर नहीं लगा। लेकिन अब जो कुछ रेशम के साथ पेश आ रहा था उसे झुठलाना मुमकिन नहीं था। उसे रेशम की दिमागी हालत पर भी कोई शक नहीं था। उसने घड़ी की तरफ देखा, 12 बज चुके थे। उसने रेशम की तरफ देखा, रेशम का चेहरा खौफ से जर्द था और वो उसकी आगोश में बैठी कपकपा रही थी। चंद लम्हों बाद उसने रेशम से कहा, क्या ख्याल है, तारिक से बात करूं? नहीं, तुम्हारी तरह वो भी यकीन नहीं करेंगे बल्कि मजाक उड़ाएंगे। अरे भाई, वैसे ही है तो मजाक ही, भला किसी की सुहाग रात ऐसे गुजरती है? काशिफ मुस्कुराया। सॉरी काशिफ, वो सिसक पड़ी, मैं क्या करूं? तुम खुद सोचो कि मैं खुद जानबूझकर ऐसा नहीं कर ली। अच्छा छोड़ो, खुद को नॉर्मल करो, अभी आधी रात बाकी है, काशिफ ने लेटते हुए कहा। मुझे प्यास लगी है, हलक खुश्क हो रहा है, रेशम बोली। काशिफ ने उठकर मेज पर पड़े जग से गिलास में पानी डाला और रेशम को थमाकर बोला, लो पियो, मैं जरा लिबास तब्दील कर लूं। वो दीवार पर नस भैंगर की तरफ बढ़ा। रेशम ने गिलास मुंह से लगाया, मगर पहला घूंट लेते ही उसे महसूस हुआ जैसे पानी नमकीन हो। उसने बेख्तियार गिलास पीछे हटाकर देखा तो इसमें पानी के बजाय गहरे रंग, सुर्ख रंग का स्याल था। तब उसे खून का जायका याद आया और उसे बेख्तियार उल्टी आ गई। उसके साथ ही गिलास उसके हाथ से छूट गया। गिलास टूटने की आवाज़ सुनकर काशिफ पलटा और रेशम को उबकाइयाँ लेते देखकर परेशान हो गया। वो उसकी तरफ लपका और बोला, क्या हुआ जान? रेशम बेड पर से मुंह नीचे किए उबकाइयाँ लेती कह करने की कोशिश कर रही थी। काशिफ ने उसे कंधों से पकड़कर सीधा किया। काशिफ, खून, मेरे मुंह में खून चला गया, वो मुश्किल से बोली। कैसा खून? क्या दांतों से? नहीं, वो चीख कर बोली। गिलास में खून था, एक घूंट मेरे हलक में गया तो खून का जायका पता चला। काशिफ ने हैरान होते पहले जग की तरफ देखा। शीशे के जग में शफाफ पानी नजर आ रहा था। फिर फर्श पर नजर डाली, टूटे हुए गिलास के टुकड़ों के पास भी पानी फैला था। मगर गिलास में तो पानी था मेरी जान, वो सिटपिटा कर बोला। मैं सच कहती हूँ काशिफ, मैंने खुद देखा था, गिलास में पानी के बजाय खून था, गहरा सुर्ख खून। ये देखो, फर्श पर तो पानी है। काशिफ ने फर्श की तरफ इशारा किया। रेशम ने झुककर फर्श पर नजर डाली तो हैरत से उसका दिमाग चकरा गया। उसने बेख्तियार दोनों हाथों में सर थाम लिया। अगर पानी था तो फिर उसे खून का जायका क्यों महसूस हुआ? खौफ की शिद्दत से रेशम की हालत इतनी खराब थी कि उसका जिस्म तपने लगा। काशिफ ने उसकी नब्ज चेक की और परेशान हो गया। अरे तुम्हें तो बुखार है डार्लिंग, वो उसकी पेशानी पर हाथ रखते बोला। काशिफ, मुझे यहाँ से ले चलो वरना मेरा दम निकल जाएगा। आखिर ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है? तुम्हें क्यों महसूस नहीं होता? पानी का जायका और रंग क्यों तब्दील हुआ? और वो खौफनाक शक्ल वाला आदमी तुम्हें नजर क्यों नहीं आता? काशिफ आहिस्ता से बोला, हाँ कोई ना कोई बात जरूर है। कोई ताकत नहीं चाहती कि हम सुहागरात मनाएं। बहरहाल अब तुम बुखार की टेबलेट खाकर सो जाओ। उसने उठकर अलमारी से बुखार की टेबलेट निकाली और पानी के साथ रेशम को खिलाई। रेशम ने तकिया पर सर रखकर आंखें मूंद लीं। काशिफ उसके करीब बैठा सोचता रहा कि आखिर वो चिचक ज़दा चेहरे वाला आदमी कौन है और वह रेशम के साथ क्यों रात बसर करना चाहता है। कुछ देर बाद उसने रेशम की तरफ देखा। वह सो चुकी थी और उसके खूबसूरत चेहरे पर खौफ की अलामत थी। काशिफ उसके करीब बैठा सोचता रहा और फिर उस पर भी नींद आने लगी, मगर रेशम के ख्याल से उसने सर झटका और सिगरेट सुलगाकर कमरे में टहलने लगा। शबे अरूसी गुजर गई। सुबह के करीब वो थक कर सो गया। फिर बेदार हुआ तो रेशम उसे झंझोड़ रही थी। उठो काशिफ, तारिक भाई आए हैं।
उसने उठते हुए क्लॉक की तरफ देखा तो 9 बज रहे थे। वो जल्दी से ड्राइंग रूम में आया तो वहाँ बैठे तारक ने शरारती मुस्कुराहट से कहा, हेलो तारक, कब आए? उसने तारक की तरफ बढ़ते हुए कहा, अभी आया हूँ तुम दोनों के लिए नाश्ता लेकर, मगर तुम लगता है बहुत थक चुके हो। हाँ यार, रात भर जागता रहा हूँ। वो उसके सामने बैठ गया। अरे यार, रात भर जागने की क्या जरूरत थी प्यारे? दुल्हन किराए पर तो नहीं लाए थे कि सुबह वापस करनी थी। तारक हंसते हुए बोला, बको मत, मैं किसी और वजह से जागता रहा हूँ। काशिफ ने उसे घूरते हुए डांटा। वजह बताओगे या नहीं? तारक मुस्कुराया। वैसे इसमें शर्माने या गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं, ये रात होती ही जागने के लिए है। काशिफ ने मुनासिब समझा कि उसे सब कुछ बता दे, वरना तारक की जुबान चलती रहती। उसने रात के वाकयात सुनाए तो तारक भी हैरान रह गया। हो सकता है कोई असेब का चक्कर हो, तुमने जिस आदमी से ये मकान खरीदा उससे पूछ गिछ करो। मैं भी यही सोच रहा हूँ, तुम बैठो, नाश्ता करके चलते हैं, काशिफ ने उठते हुए कहा। तारक कुछ ना बोला। रेशम को तारक के घर ड्रॉप करने के थोड़ी देर बाद वो दोनों प्रॉपर्टी एजेंट के ऑफिस में जा पहुंचे। मकान उसी आदमी के जरिए खरीदा गया था। हम मालूम करना चाहते हैं कि उस मकान में काशिफ से पहले किन लोगों की रिहाइश थी? तारक ने एजेंट से पूछा। फारूक मिर्जा के भाई आसिफ मिर्जा ने इस मकान को किराए पर उठाया था, लेकिन कोई भी फैमिली 1 हफ्ता या 2 हफ्ते से ज्यादा इसमें नहीं टिकती थी। हर किराएदार की बीवी को फारूक मिर्जा की रूह परेशान करती। एजेंट ने कहा। ओ, तो क्या फारूक मिर्जा मर चुका है? काशिफ ने पूछा। बराए करम पूरी वजाहत से बताइए, तारिक ने एजेंट से पूछा। डॉक्टर काशिफ की कल शादी हुई थी, लेकिन इनकी पूरी रात परेशानी में गुजरी। देखिए डॉक्टर साहब, अगर मैं गलत बयानी करूं तो मुझे कोई फ़ायदा ना होगा, क्योंकि मकान 1 साल पहले फ़रोख्त हो चुका और मैं अपना कमीशन ले चुका। अलबत्ता सच्ची बात से आप लोगों को शिकायत हो सकती है कि ये मकान मैंने बेचने से पहले क्यों नहीं बताई बातें, लेकिन मुझे बिजनेस करना है और बच्चों की रोज़ी कमानी है। अगर मैं मकान देने से पहले बता देता तो आप मकान हरगिज़ ना खरीदते। पहली मजबूरी ये भी है कि हमें मालिक मकान की ज़्यादा मानना पड़ती है, क्योंकि वो मकान बेचने पर राज़ी होगा तो हमारा कारोबार चलेगा। काशिफ ने कहा, आप दुरुस्त फरमाते हैं जनाब, लेकिन अब तो बताने में कोई हर्ज नहीं। जी हाँ, प्रॉपर्टी एजेंट ने कहा। चंद साल पहले फारूक मिर्ज़ा ने पहली बीवी के फौत हो जाने के बाद दूसरी शादी की। उसकी उम्र भी खासी थी और शक्ल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन लड़की बेहद खूबसूरत, तालीम याफ्ता और कम उम्र यानी 16-17 बरस की थी। उसका बाप फारूक मिर्ज़ा के कारखाने में मुलाजिम था। किसी ने फारूक मिर्ज़ा को बताया कि नादिया मैट्रिक में पढ़ती है और बहुत खूबसूरत है, तो फारूक ने नादिया के बाप से रिश्ता मांग लिया। वो गरीब आदमी नादिया के सुनहरी मुस्तकबिल की खातिर मान गया और नादिया की शादी कर दी। नादिया ने पहले कभी फारूक को देखा नहीं था, इसलिए जब फारूक रात को उसे घर लाया और मेहमानों के जाने के बाद दुल्हन के कमरे में दाखिल हुआ तो नादिया उसकी सूरत देखते ही डर गई। फारूक मिर्ज़ा ने उस वक्त शराब पी रखी थी और उसकी आंखें लाल हो रही थी। उसने नादिया को हीरे की अंगूठी पहनाना चाही तो उसने इनकार कर दिया और खौफजदा होकर बाहर भागी, लेकिन फारूक नशे में था। उसने नादिया को पकड़ लिया और ज़बरदस्ती करने लगा तो नादिया ने उसके मुंह पर थूक दिया। फारूक ने मुश्तिल होकर उसे थप्पड़ मारे और उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की। उसे डराने के लिए उसने रिवाल्वर निकाल लिया, लेकिन नादिया ने ज्यादती के दौरान ही करीब रखा रिवाल्वर उठाकर फारूक के सर में गोली मार दी और एक गोली अपनी कनपट्टी में उतार ली। इस तरह वो दोनों मर गए। कुछ अरसा बाद उसके भाई आसिफ मिर्ज़ा ने मेरे जरिए मकान किराए पर दिया। इत्तफाक से वो भी नौब्याहता जोड़ा था, लेकिन फारूक मिर्ज़ा की नाआसूदा रूह उस दुल्हन को परेशान करती और उसे अपने साथ सुहाग रात मनाने पर मजबूर करती। आखिर उन लोगों ने 1 हफ्ते बाद मकान छोड़ दिया। फिर एक फैमिली इस मकान में आई, 4 बच्चे और मियाँ बीवी, लेकिन उस आदमी की बीवी को भी फारूक मिर्ज़ा की रूह ने चैन लाने नहीं दिया। 3-4 किराएदारों के भागने पर मैंने जब आसिफ मिर्ज़ा को उन लोगों के भागने की वजह बताई तो उसने हिदायत की कि मैंने मकान फ़रोख्त कर दूं। यूं आपने मकान खरीद लिया, लेकिन आप पहले तन्हा थे, इसलिए फारूक मिर्ज़ा की रूह आपको नज़र नहीं आई, वो सिर्फ औरतों को दिखाई देती। अब आपकी शादी हो गई तो यकीनन आपकी दुल्हन को भी उसने परेशान किया होगा। काशिफ ने तवील सांस लेकर कहा, जी हाँ, और मैं भी आप मकान छोड़ रहा हूँ। आप इसका किसी से सौदा करवा दें और मेरे लिए आज ही कोई किराए का घर दिखा दें ताकि मैं शाम होने तक उसमें शिफ्ट हो जाऊं। बेहतर है, एक मकान है, नया बना है, आप उसमें शिफ्ट हो जाइए, बाकी मामलात बाद में तय करेंगे। एजेंट ने मेज़ की दराज से चाबी निकालते हुए कहा, आइए मैं आपको दिखा दूं, करीब ही है। तारिक और काशिफ ने उसके हमरा जाकर मकान देखा जो काशिफ को बेहद पसंद आया। फिर शाम से पहले वो रेशम के साथ उसमें शिफ्ट हो चुका था।